नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आपको मेहनत करनी है, जी जान एक करनी है, दिन रात एक करना है। अपनी खामोशी से इतनी मेहनत करो कि जब आपका रिजल्ट आए तो इतना शोर मचे कि लोगों को लगे कि हाँ, हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आप पढ़ते रहिए। कोई कुछ भी कहे आपको, कितना पढ़ेगा कितना पढ़ेगी, आप उसकी टेंशन न लीजिए। आप बस खामोश होकर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। तो आज हम करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सारे बहुत ज़बरदस्त है, चैप्टर भी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप इसको देखते। अब मैं आपको बता दूं, फिर देखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जब आप लग जाओगे तो दूर तक रुका पड़ जाएगा कि हाँ भी लग गया। चलो देखते हैं आज की एमसीक्यू। क्या बात है, आज का तो पहला क्वेश्चन ही ज़बरदस्त है। देखिए, स्क्रब स्क्रब समझ गए? स्क्रब किससे बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3 है ए और बी, और ऑप्शन नंबर 4 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम, ये ऑप्शन नंबर डी है ना, ये पहला और डी थोड़ा सेम आ गया, ठीक है, तो आप डी को मत लगाओ। 3 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर कुछ क्या आएगा? ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जो स्क्रब्स होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चों? इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बनते हैं ए और बी दोनों से। था ना जानदार शानदार क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लास आज। ये देखिए कितनी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आप, जब वेपोर्स होता है ना, तो जब वाष्प को ठंडा करने की अनुमति दी जाती है तो वे तरल पदार्थ में घनीभूत होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो कंडेंस टू लिक्विड स्टेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताइए? मेल्टिंग कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हल्का क्वेश्चन है नहीं। मैं आए हुए क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज एक बुक में से। बताइए, जब वाष्प को ठंडा करने की अनुमति दी जाती है तो तरल अवस्था में घनीभूत होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन, और हमने बहुत बार पढ़ा है कंडेंसेशन मतलब संवहन। ध्यान रखना, जो रेन होती है ना, रेन बारिश, वो किससे होती है? कंडेंसेशन से होती है, संवहन से। बहुत बार क्वेश्चन आया, बारिश का कारण क्या है? कंडेंसेशन, संवहन। इसको हिंदी में देखो, कंफ्यूज मत होना, इसको देखा है, संक्षेपण दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो रेन किससे होती है? कंडेंसेशन से होती है ना जानदार क्वेश्चन। बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आज की। चलो नेक्स्ट देखिए। तो ये हो गया ना, जब ठंडे जल में अनुमति दी जाती है। तो बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब, द गैस इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब। बताइए, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? बिल्कुल ईजी है। बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी ना, एडिसन साहब ने। ईजी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ग्रामोफोन की खोज किसने की? ग्रामोफोन की बताइए, ग्रामोफोन की खोज किसने की? तो बच्चों, ग्रामोफोन की खोज भी किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने, ठीक है, एडिसन सर ने की थी ग्रामोफोन की खोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें तो लट्टू का ही पता है उसका, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रामोफोन की खोज किसने की? एडिसन सर ने, ठीक है। और इसका राइट आंसर सी आएगा, नाइट्रोजन आएगा बच्चों। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल ईजी है। फ्यूज तार आता है, फ्यूज तार कहते हैं ना, फ्यूज आ गया, उसका जो गलनांक कम होता है ज़्यादा होता है? बताओ। उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध। फ्यूज तार में गलनांक कम होता है ज़्यादा होता है? ये क्वेश्चन आया था। कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छी क्लास है बच्चों, आप सब आपके लिए है। और एग्जाम लैंग्वेज है, फालतू लफड़ा कुछ है ही नहीं इसमें।
तो क्या आएगा इसका, देखिए आप, इसका आएगा फ्यूज़ में कई बार आप पूछ लेता है, फ्यूज़ में जो मेल्टिंग कम होता है, देखो फ्यूज़ में गलनांक कम होता है, जो प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस बोल देते हैं उसको, वो ज़्यादा होता है, गलनांक कम प्रतिरोध ज़्यादा, इसलिए फ्यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदी की चम्मच वायु के संपर्क में आने पर मंद पड़ जाती है, यह चांदी की चम्मच किस अभिक्रिया का कारण है, बताओ। एक क्वेश्चन और आता है, चांदी की चम्मच से हम अंडा नहीं खाते, क्यों नहीं खाते। सर चांदी पैरन ना मिले, आप तो चम्मच से अंडा खवा रहे हो। आजकल इतनी वो मारामारी पड़ रही है, मैं देखो मैं अंडे खिला रहा हूँ चांदी की चम्मच से, बताओ चांदी की चम्मच से अंडा खाना वो है, निषेध है, क्यों है। देखिए अंडे में जो सल्फर होता है ना, वो चांदी के साथ अभिक्रिया करेगा और चम्मच को गला देगा, ध्यान रखना। तो चांदी की चम्मच वायु के संपर्क में आने पर मंद पड़ जाती है, क्योंकि उसकी किसके कारण जी, गंधक ढूंढो कहाँ है, गंधक है, डी ऑप्शन आएगा इसका, यानी कि सल्फर के कारण। नेक्स्ट देखिए, ईंधन कोशिकाओं की विशेषता क्या है, बहुत क्या बात है भाई। ईंधन कोशिकाओं की विशेषता क्या है, हाई एफिशिएंसी, उच्च दक्षता बताइए, हाई नॉइस लेवल, उच्च शोर, वाइब्रेशन आर प्रेजेंट, या फिर नो हीट ट्रांसफर, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं। एग्जाम की दृष्टि से कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ भाई, नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन में पूरी क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज पर, इसका रहेगा हाई एफिशिएंसी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए की कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, सोच समझ का आंसर दो, का सीधा जोश में आंसर दे दो। हरे फल को कृत्रिम रूप से, द गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल प्रीपेइंग ऑफ द, जो ग्रीन फ्रूट्स बताइए। एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटिलीन। देखिए आपके पास कोई फल है और फल पेड़ है और उस पर से फल अपने आप टूट के पड़ गया, वो होगा एथिलीन, प्राकृतिक विधि के द्वारा, नेचुरल तरीके से, इजी है ना। कौन सा गैस हार्मोन भी है, तो एथिलीन, ध्यान रखना। एथिलीन गैस एक हार्मोन का कार्य भी करती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसी कौन सी गैस है जो हार्मोन का कार्य करती है, तो एथिलीन। तो कृत्रिम आई, आर्टिफिशियल आई, तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, डी आएगा। मैं आपको बताऊं होगा क्या, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, तो ये बनता है ऑक्सी एसिटिलीन। और जो हम वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग, ये वेल्डिंग में काम आता है ऑक्सी एसिटिलीन। या फिर ऑक्सीजन दे देगा और ऑक्सीजन के साथ हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हम प्रयोग करते हैं एसिटिलीन गैस का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कि इसका डी आएगा। और वेल्डिंग वाली गैस भी क्या होती है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी गैस हार्मोन भी है, एथिलीन गैस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन प्रोटीन है, वेरी गुड आंसर दीजिए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन है, बताइए, शाबाश। कौन सी गैस हार्मोन है, तो एथिलीन। कौन सा हार्मोन प्रोटीन है, आई रिपीट, कौन सा हार्मोन प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पढ़ रखा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। बच्चों ऑक्सीटोसिन को ये फीमेल में पाया जाता है, ये दूध को सिक्रेशन को बढ़ावा करता है, दूध के स्रावण को प्रेरित करता है, बढ़ाता है दूध को। जैसे कई बार पहले के ज़माने में कोई पशु वो नहीं देता, दूध नहीं दे, तो हम उसको इंजेक्शन लगा देते थे, वो दूध देने लग जाता था, तो वो होता था ऑक्सीटोसिन का। देखिए इसको लव हार्मोन बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आया था, लव हार्मोन किसे कहते हैं, तो जो
ये ना, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन नहीं तो बर्थ हार्मोन कहते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला बर्थ। क्यों? जो लेबर पेन होता है लेडीज़ का, जब बच्चा होने वाला रहता है तो लेडीज़ की लेबर पेन होता है, लेबर पेन को बोलते हैं प्रसव पीड़ा। अगर पीड़ा नहीं होगी ना, ऑपरेशन करना पड़ता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, तभी तो कहते हैं पुश करो। आपने 3 इडियट देखी होगी, है ना, वैक्यूम क्लीनर से आमिर खान वैक्यूम क्लीनर से बच्चा कर देता है, तो वो तो आमिर खान था। तो अब देखो, यहाँ देखो आप, तो इसमें कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाली गैस का प्रयोग क्या होता है? एसिटिलीन। तो कौन सी गैस हार्मोन है? तो एथिलीन। कौन सा हार्मोन प्रोटीन है? तो ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन इसे कहते हैं, बर्थ हार्मोन इसे कहते हैं। जो यूटरस होता है ना, गर्भाशय, जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, जो एफटी फैलोपियन ट्यूब होता है, अंडवाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, उसके बाहर निषेचन करना, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन करना या रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन करना, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। और फिर उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण का होता है गर्भाशय में। ये क्वेश्चन माइंड में डाल लेना। फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है फीमेल में, उसके अंदर निषेचन करना तो नॉर्मल बच्चा होगा। अगर उसके बाहर हम, जैसे मेल का शुक्राणु स्पर्म और फीमेल का क्या होता है अंडाणु या ओवम, जब मिलाए जाते हैं, देखना जब मेल के शुक्राणु फीमेल के अंदर जाते हैं ना, तो वो रहते हैं 72 घंटे तक एक्टिव। 20 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए एक ही ज़रूरी है, फीमेल के शुक्राणु होते हैं 24 घंटे के लिए एक्टिव। शुक्राणु अंडाणु ओवम, फीमेल के ओवम 24 घंटे के लिए एक्टिव होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं जरायुक्त बोलते हैं, युग्मज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? युग्मज बोला जाता है। और इस युग्मज का प्रयोग अगर फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी से बाहर कराते हैं तो वो बच्चा होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत ज़बरदस्त बात थी ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका हो गया। चलो एक बताओ, कौन सा विटामिन हार्मोन है? तो विटामिन डी एक हार्मोन है। थे ना जबरदस्त क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा कंटेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शराब के निर्जलित होने पर क्या बनता है? बताओ क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्काइन बनेगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन तो है ही नहीं, न मेरे पास न हमारे चैनल के पास। हम सिर्फ ये एग्जाम लैंग्वेज की बात करते हैं। बच्चे इधर उधर भटकते हैं, वो पढ़े ये पढ़े, तो हम कहते हैं हमारे पास आओ एग्जाम लैंग्वेज पढ़ो, सेम रखा मिलता है। देखिए शराब किससे बनती है? बताओ शराब किससे बनती है? कई बार एक जहरीली शराब भी होती है। कई कहते हैं जी अंगूर से बनती है शराब, वेरी गुड। सेव से बनती है शराब, देसी शराब संतरा से बनती है, वो चावल के मांड से भी बनती है शराब। तो देखिए बच्चों, एथिलीन से बनती है शराब, और जो जहरीली शराब है वो होता है मेथिलीन। जहरीली शराब पीने से इतने मरे आता है ना, इतने मरे जहरीली शराब, वो मिथाइल या मेथिलीन बोल देते हैं, उससे बनती है। तो जो शराब का निर्जलीकरण होता है, ठीक है। और शराब बनाने की विधि कौन सी होती है? किण्वन। किण्वन विधि की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। ये भी देखो क्वेश्चन आता है, लुईस पास्चर ने खोज करी थी। ब्रेड बनाने की विधि भी किण्वन होती है, इसकी खोज भी किसने की? लुईस पास्चर ने की थी। देखिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करते रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो है, वो ही इंपॉर्टेंट है। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो आप कहीं से सर्च करके 1 मिनट में कर दोगे। जो मैं बोलता हूँ वही तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसकी एक होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर, यानी कि रेबीज। कौन सी बीमारी हो गई? रेबीज। रेबीज में कि इन टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। देखो हम दूध होता है, दूध की थैली पे लिखा रहता है 3-4 दिन चल जाएगी, आप लाते हो, आप कौन सी कंपनी का? मदर डेयरी का, सरस का, ठीक है। और भी बहुत सी कंपनियां हैं, अमूल का। तो ये क्या होते हैं, ये करते क्या है मैं आपको बता दूं। ये इसको दूध को उबाल दिया जाता है, वो पॉस्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसकी खोज भी, उसमें सारे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। और दूध से हानिकारक बैक्टीरिया मारने के लिए अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। पैरावैंगनी नहीं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है दूध से हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए। तो
इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका तो आएगा एल्किन आएगा, सी आएगा बच्चों इसका तो। नेक्स्ट देखिए, अब जब देखिए क्वेश्चन समझना, जो समझ गए वो पास है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब देख मैं एक एक वर्ड लिखता चलूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस, ध्यान रखना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को मैंने मिला दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज से मत घबराओ, मैं हूं ना आपको समझा रहा। NaH यानी कि देखो, मैं आपको डिटेल से सुन लो। एक तो होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्लभ क्षार। प्रबल होता है स्ट्रोंग, सबसे स्ट्रोंग क्षार यानी कि बेस, ठीक है। क्या है सबसे स्ट्रोंग बेस, क्या है बताइए? तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है बच्चों। और सबसे प्रबल प्रबल होता है स्ट्रोंग एसिड, क्या है? अम्ल क्या है? तो उसका है HCl, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रबल होता है जो खतरनाक। अब मैं आपको बता दूं, सबसे ये आता है प्रबल, दुर्लभ, दुर्बल, दुर्लभ नहीं, दुर्बल, दुर्बल होता है ना। दुर्बल तो कीमती हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें ज्यादा टेंशन और भी भड़क मत लो। और मैं अपना बताऊं, जब एसिड यानी कि अम्ल और क्षार मिलेगा, ध्यान रखना, हम पढ़ते ना चैप्टर खोलते हैं कोई भी, एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षार और लवण, तो ध्यान रखना एसिड और बेस मिलकर लवण बनाते हैं, नमक का निर्माण करते हैं। तो इसमें नमक कौन सा है बच्चों? लगाओ आंसर में, लगाओ क्या आंसर आएगा, है ना आंटी? क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसको कई बच्चे घबरा गए देख के, क्या घबराना इसमें? हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने वाले का तो भगवान भी साथ देता है, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ा करो। आपको एक बात बता दूं, हम पॉइंटों से क्यों रहते हैं? हम ऑप्शन, पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ते, इसलिए पॉइंटों से रहते हैं। जहाँ तक मैंने पूरा रिसर्च किया है कि हम कोई भी क्वेश्चन की 2 लाइन देखी, डायरेक्ट आंसर, फिर पता लगता है यार A और B भी है नीचे। फिर कई बार पता लगता है हो ये तो दूसरा नाम है। एक बात है, मीराबाई है अभी जो जीता है, मीराबाई चानू है ना। एक में आ जाए सांगू, एक में टांगू, एक में पांगू और एक में चांगू, ऐसा आता है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है और नाम वर्ड चेंज कर दे लास्ट में। अब आपको दिखना चाहिए मीराबाई, बस। तो आप पहला कर दोगे, फिर बाद में जाना, अरे यार ये तो ये था। तो बच्चों मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। और इन्होंने देश का कितना अच्छा नाम रोशन किया है, मेहनत के दम पे किया है। कोई जैक जुग नहीं चला, कई सोची जैक चल के हो जाता है, सबके सामने इतने लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है, अपनी मेहनत के दम पे किया है इन्होंने, ठीक है। तो आप भी पढ़िए, मेहनत कीजिए। कितने स्पोर्ट्समैन कितने मेहनत करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं। इसी तरीके से आप भी मेहनत करते हो, आप एक एक सब्जेक्ट में परफेक्ट बनते हो। तो उनको सलूट है हमारा, जो मेडल लेके आई है हमारे लिए, सिल्वर मेडल देश के लिए। चलो देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप भी उनके लिए लाइक कीजिए, थंब का निशान दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड प्लस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, मैंने फिर से बताया है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। इसका सोडियम क्लोराइड आएगा, एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनेगा? साल्ट। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा ओनली सुपर क्यूज पे जबरदस्त क्वेश्चन हो रहा है। जोन रिफाइनिंग का उपयोग खालिस्तान को शुद्धिकरण में किया जाता है। जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द जो प्योरिफिकेशन ऑफ, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? जोन रिफायरिंग क्या होता है? जो क्रिस्टल होते हैं ना, उनको शुद्ध करने में, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको शुद्ध करने में जोन रिफायरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जोन रिफायरिंग में बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? सोना, जर्मेनियम, चांदी और कॉपर। चांदी का इसको बताइए, चांदी का और क्या है बताइए, शाबाश, कमेंट में बताइए आप लोग।
तो देखिए जोन रिफायरिंग होती है, जो क्रिस्टल होते हैं उनको शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, आप ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर इसमें शुद्धिकरण के रूप में जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर मतलब जो अर्धचालक होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, इसमें राइट आंसर बी आएगा बच्चों। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, बी। था ना इजी क्वेश्चन, सारे इजी हैं, एक बार आप पढ़ लो, एग्जाम लैंग्वेज पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया। ये एक एग्जाम लैंग्वेज चल रही है, आप सर्च कर लीजिए, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। टफ कोई नहीं है, जो चीज़ हमें नहीं आती वो टफ होती है, जो चीज़ आने लग जाए वो इजी होती है। तो टफ कुछ नहीं है, बस समझने की देरी है। ये बताइए शाबाश, सल्फ्यूरिक एसिड का एक अणु का द्रव्यमान होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चैनल का नाम है ओनली सुपर क्यूज, तो सुपर क्यूज का मतलब सुपर ही चलेगा यहाँ। 98, 95, 97 या 92, 98, 95, 92, 97। ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पे टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ हमें आती है उस पर टाइम वेस्ट ही नहीं करना। इस पर राइट आंसर क्या है, डी है। जो हमें इजी से समझ में आ जाए, क्या टाइम वेस्ट करना। और आपके पास इतना टाइम कहाँ है, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, सरकार पता नहीं कब कौन नए सब्जेक्ट जोड़ दें। ये आपको दिख रहे होंगे, और ये हमारे आए हुए क्वेश्चन है, मैं तो बुक में से खींच लिया, ठीक है। ये आपको पता, आपकी भी आंखें खुलें क्या आ रहा है एग्जाम में, इसलिए हम लेके आए हैं। एसआई प्रणाली में, ठीक है, जो हमारी एसआई यूनिट होती है उसमें दूरी के लिए माप की इकाई क्या है, फुट, माइनस, यार्ड या मीटर। तो इसका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है, मेरा पूछने न पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ एसआई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, पेरिस से, लंदन से, ठीक है, दिल्ली से हो सकती है, क्या बात है, दिल्ली का नाम लेते ही चौंक गए, ठीक है, या फिर वाशिंगटन डीसी से। ये देखिए बोरिक एसिड का सूत्र बताइए, फॉर्मूला पूछ रखा है, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रखा है और कहाँ से पूछ रखा है। और हम पढ़ते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, बच्चों नॉर्मल एग्जाम में आ ही नहीं रहे, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें। मेरा ये पढ़ाने का मेन उद्देश्य देखो क्या है, देखो एग्जाम में, ये एग्जाम का है, ऐसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। पढ़ते क्या हैं और आ क्या रहे हैं, फिर वह पढ़ा हुआ नहीं आता कहाँ से आ गया। तो ऐसी चीज़ पढ़ो ना, वही मिले। बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र देखो क्या आएगा, इसका क्या टाइम वेस्ट करना है इसमें, H3BO3। देखो बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, बोरिक एसिड पृथ्वी में सभी जगहों पर जो जीव शरीर में न्यून मात्रा में उपस्थित रहता है, मतलब कम मात्रा में। होमबर्ग ने सन 1707 ईस्वी में इसे स्वागा या गंधक पर, स्वाग पर जो गंधक अमल यानी सल्फर हो गया, गंध का अमल बोल देते इसको, के साथ क्रिया करके निर्मित किया गया। जीवाणुनाशक होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बच्चों ध्यान रखना, बोरिक एसिड ये एक एग्जाम में आया था, बैक्टीरिया को नष्ट। देखो ये देखो अलग एग्जाम अलग लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज तो चेंज करेगा। 3 बार क्वेश्चन आया भाई, ये इसीलिए इन्होंने ही पूछ लिया। बोरिक एसिड की खोज पूछी थी और इसका उपयोग पूछा था, और इसका आज यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया। आप में देखो कई तो दिमाग लगा रहे सर, हमारे में तो ये सभी आएगा। तो देखिए बोरिक एसिड वाला इसमें क्या आएगा, तो इसमें राइट आंसर तो सी है ही। तो इसमें जीवाणुनाशक यानी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों, सेल का चैप्टर है, कोशिका का चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। पौधों में प्रोटीन खालिस्तान प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। बताइए पौधों में जो प्रोटीन के निर्माण में कौन भाग लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ये तो इस आंसर दे रखा है, इसका राइट आंसर बी है, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की, कमेंट में आंसर दीजिए, राइबोसोम की खोज किसने की।
ठीक है, देखो अब तो, अरे इसी में दे रखा है, देख के दे दो, पेलेड ने की 1955 में। कहाँ खो रहे हैं, है ना। अब देखिए इसका, इसमें क्या होता है, राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। राइबोसोम ये सबसे छोटी कोशिका पूछे तो आपसे, सबसे छोटी सेल, ये तो बता ही दोगे। माइकोप्लाज्मा पौधों में और मनुष्यों में शुक्राणु होते हैं, स्पर्म। सबसे बड़ी पूछे तो ऑस्ट्रिच का अंडा, और उसमें जान मनुष्य में पूछे तो ओवम अंडाणु। सबसे छोटा कोशिका अंग पूछे तो आया क्वेश्चन है पक्का, याद आ गया मेरे कब आया था। अब ये तो बताऊंगा नहीं, सेकंड पाली में आया, फर्स्ट पाली इतनी तारीख नहीं आया क्वेश्चन है कि मानव, ये कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। ये एग्जाम लैंग्वेज थी, सबसे छोटा कोशिका अंग है। तो सबसे छोटा कोशिका अंग होता है बच्चों राइबोसोम। बेटा पढ़ लो, कितने जबरदस्त क्वेश्चन है, कंटेंट देखिए। अभी तो ये तो आए में क्वेश्चन है, अभी और देखना, और दिखाता हूँ, ये तो रियलिटी है। ये देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ये एग्जाम की दृष्टि से ये लेके आया हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो प्रतिचुंबक पदार्थ होते हैं, जो मैग्नेटिक होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डाईमैग्नेटिक होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होते हैं ना सारे, एक फेरामैग्नेटिक होते हैं, चुंबकीय यानी कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और चुंबकीय, है ना। ये देखो आप, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबक से आकर्षित होते हैं, आंसर इसके सामने दे रखा आपके सामने, और स्थायी चुंबक कोबाल्ट के बने होते हैं। देखो इसमें सही विचार करना है तो आप विचार कर सकते हो, आप तो वैसे भी बहुत अच्छे विचार करते हो आप लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर बी आएगा। केवल उपले वाला आकर्षित नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता, ध्यान रखना, विकर्षित होता है। प्रतिचुंबक स्थायी चुंबक के प्रति विकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी आएगा, यानी कि केवल 2 ओनली जो परमानेंट चुंबक होते हैं वो इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखते रहिए बच्चों, इसमें से जरूर क्वेश्चन अटकेगा। टेस्ला किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की, और वेबर, कमेंट में आंसर दीजिए वेबर। नेक्स्ट देखिए, देखते रहिए आप लोग। यदि चुंबकीय पदार्थ होता है जो मैग्नेटिक होता है, उसमें जो क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय पदार्थ का, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग मोमेंटम 0 हो तो उस पदार्थ में क्या होगा, वो कौन सा पदार्थ होता है, वो हो जाए डाईमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, टेस्ला वाला आपने देखा होगा, और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, सुना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सुना है ना, उसकी है वेबर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब आप लोगों के लिए। देखिए अगला देखिए, चुंबकीय विधि देखिए, इनमें से चुंबक की विधि क्या है बच्चों। ये बहुत अच्छी बुक है, और मैं एग्जाम की दृष्टि से आपको लेके आया हूँ, और ये इस बुक का नाम है महेश कुमार ब्रनवाल साहब की बुक है, साइंस की। तो मैं देखिए आप लोगों को बुक का नाम भी बता देता हूँ, मैं कंटेंट नहीं कभी लगोता बच्चों से, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हो आप, तो इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ना, जो मुझे लगे हाँ भाई ये है, तो मैं ले आता हूँ, उस बुक का नाम भी बोलता हूँ आप लोगों के लिए। भाई आप इन बुकों को खरीद सकते हो ले जाके। देखिए चुंबकत्व की विधि है, तो चुंबक को पीटना इसकी एक विधि है। ये देखिए बच्चों, ये मूवमेंट वाला सुनना, ये सारे आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये देखिए, ये तो मैंने करवा दिया था। और देखिए इसमें थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, कोई दिक्कत, हिंदी मीडियम में दे रखा है, इंग्लिश में नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, एक समान चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय फोर्स रेखाएं होनी चाहिए, चुंबकीय रेखा क्षेत्र में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें चुंबकीय बल रेखा होनी चाहिए। हाँ भाई बताओ, सिंपल ले लो, वो पैरेलल होते हैं, यानी समानांतर होते हैं एक दूसरे के। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये था। 11वां ये था कि जो फ्लेमिंग का नियम है वो किस पे याद किया जाता है, वो प्रेरित धारा पे किया जाता है। अगला है, स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बने होते हैं, जो परमानेंट चुंबक होते हैं वो इस्पात के बने होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आया हुआ है। स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, किसी को नहीं दिख रहा वो सुन सकता है मेरी बातें।
स्थायी चुंबक किसको बना होता है? इस्पात का बना होता है। बेटो मैं चाह रहा हूं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एग्जाम में रखे मिले। अगला देखो, यदि दंड चुंबक की लंबाई को के जो अनुदैर्ध्य में दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक टुकड़ों का ध्रुव क्या होगा? जो अनुदैर्ध्य मतलब ट्रांसवर्स होता है ना, में दो भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक टुकड़ों का जो पोल होता है, ध्रुव होता है पोल, वो आधा हो जाएगा। चुंबक को लटकाते हैं तो कहां जाएगा? उत्तर से दक्षिण दिशा में। हो रहा ना रिवीजन, हो रहा ना? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम चुंबक को आकर्षित नहीं होती। देखो कितने इजी हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ में अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। जब चुंबक को हम गर्म कर देते हैं तो वो अपना गुण क्या हो जाता है? उनमें कम हो जाता है। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारी एग्जाम लैंग्वेज सारी। चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? तो किससे आएगा ऑक्सीजन का संबंध? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन क्या है भाई? अनुचुंबकीय है। देखिए अनुचुंबकीय क्या होता है? जिसका क्यूरिताप नियत न हो, ठोस द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए, पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की जो वर्ती गति के कारण। ठीक है ना, पदार्थ में चुंबकत्व। बच्चों ये रिवीजन चल रहा है, उसके बाद और भी कंटेंट है, ये आप पूरा चैप्टर समझ लोगे। हाँ भाई, चुंबकीय धारा, ये क्वेश्चन आया था भाई अभी। चुंबकीय धारा में चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने परखा? बच्चों क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में, इसलिए मैं करवा रहा हूं। क्या आएगा इसका नाम? क्या आएगा? ओस्टेड। कई फैराडे करते हैं, मैंने पता है फैराडे करते हैं। इसका राइट आंसर ओस्टेड आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है तो आया है। पूरा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। 30 क्वेश्चन है, 15-30 ही है शायद। देखिए 3 मिनट में। हाँ भाई, जो चुंबकीय कंपास की सुई किस में जाती है? उत्तर से, उत्तर व पश्चिम में, दक्षिण में। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? देखिए प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, सुन लेना। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जिसको हम चुंबक के पास ले जाएंगे ना, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ऐसे पदार्थ हैं जहां चुंबक है वहां रखे जाने पर वो चुंबक की जो दिशा है ना उसके विपरीत चले जाएं, उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, उसके विपरीत चले जाएं उसको क्या कहेंगे? उसको प्रतिचुंबकीय कहेंगे बच्चों। या फिर जैसे सोना, चांदी, जस्ता, हीरा, बिस्मथ, हाइड्रोजन, पारा। बच्चों ध्यान से सुन लेना। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा या कम चुंबकीय क्षेत्र में की ओर चुंबकित होते हैं। मतलब एक कई बार ना देखा पाए कोई चीज है और उस पापा चुंबक लगाऊंगा घूम जाओ है, तो वो क्या हुआ है? तो उसका ऑप्शन पूछे तो चांदी, मतलब चुंबक की ओर न के बराबर आकर्षित हुए हैं, घूम जाओ है। ठीक है, चांदी। चांदी के बाद जस्ता, सोना। ठीक है, चांदी, जस्ता, सोना, बिस्मथ, हाइड्रोजन, पारा, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे प्रतिचुंबक पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा या कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित होते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। मतलब चुंबक का नहीं दूसरी तरफ भाग जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बिस्मथ। एक होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? चुंबक का अड़का चिपकेगा, उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय, यानी कि पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। जैसे इसका आंसर है सोडियम है, प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड है, यानी कि CuCl2, ये सारे क्या हैं? और ऑक्सीजन है, ये सारे अनुचुंबकीय। और एक होता है लो चुंबकीय, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ऐसे पदार्थ जो चुंबक के बिल्कुल चिप जाएंगे। देखो एक तो बिल्कुल चिपका, एक हल्का चिपका, एक मुंह फेर लियो। लोग इंसान में 3 तरीके से होते हैं, एक तो छोड़े ना,
एक ठीक से आओ जाओ है, अरे एक मुंह फेर ले, 3 होगा ना। इसी तरीके से चुंबक भी 3 प्रकार का होता है, एक तो लो चुंबकीय, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अब समझ में आएगा ना। तो लो चुंबकीय के उदाहरण लोहा, निकिल, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये सारे लो चुंबकीय के उदाहरण है बच्चों। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21। लो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, फेरा मैग्नेटिक पदार्थ जिसमें तापमान पर अनुचुंबकीय, देखिए एक ऐसा चुंबक जिसको हम गर्म करेंगे और वो अनुचुंबक बन जावे, उसे हम क्या कहते हैं, उसको क्यूरी ताप कहते हैं। चुंबक को कि ऐसे कितने तापमान पर गर्म करें कि वो अनुचुंबकीय बन जाए। बताओ क्यूरी ताप कितना, किसका कितना होता है बताओ। फेरा से क्या बोलते हैं, जो फेरे मैग्नेटिक होता है उससे ये क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बन जाए। बताइए शाबाश, क्यूरी ताप बताइए। देखिए निकल का क्यूरी ताप होता है 358 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट का होता है 1121 डिग्री सेल्सियस, और लोहे का होता है 770 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि लोहे का क्यूरी ताप बताओ। तो लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, लोहे को हम कितनी डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें कि उसमें चुंबकत्व के गुण नष्ट हो जाएं। तो उसका राइट आंसर आएगा 770। कोबाल्ट को करेंगे 1121 पर, और निकिल को करेंगे 358 डिग्री सेल्सियस पर। वो तापमान क्या कहलाएगा, वो क्यूरी ताप कहलाएगा। बाईस का देख लो, यदि आवेशित कण का वेग जो वेलोसिटी होती है v से चुंबकीय क्षेत्र b की ओर गतिमान है, मतलब उधर चल रहा है, तो कण पर लगने वाला अधिक बल क्या होगा, v तथा b पर लंबवत रहेगा, पैरेलल रहेगा। अगला देख लो, ये सारे में एग्जाम के इसमें से आया हुआ क्वेश्चन देख। इसलिए जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस कण में गतिज ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, मैग्नेटिक वेव, काइनेटिक बोलते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी का और एग्जांपल बताऊं, गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी, गतिज ऊर्जा आता है ना, बहता हुआ पानी क्या है भाई, जो चीज गति कर रही है, जो चीज गति कर रही है वो गतिज ऊर्जा, जो चीज रुक गई वो क्षितिज ऊर्जा। खिंचा हुआ धनुष क्या है भाई, गतिज या क्षितिज, क्षितिज ऊर्जा। जो चीज बह रही है वो गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय नहीं होते, सही बात है, कहाँ होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं ना चुंबक के। चुंबकीय क्षेत्र के 2 छड़ें एक दूसरे की ओर आकर्षित करती हैं, सही है, चुंबक की जो काट दो दोनों आकर्षित करेंगी, लेकिन चुंबक की जो किनारों पर चुंबक तो ज्यादा होता है, बीच में कम होता है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर वो क्या, किस क्षेत्र में हो जाता है, वो समानांतर हो जाता है। कॉपर प्रतिचुंबकीय है, सही बात है, जो तांबा होता है वो प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है, और लोहा अनुचुंबकीय होता है। कौन सा इनमें में से कौन सा सत्य है, बताइए शाबाश। इसमें लोहे को, इसने थोड़ी मिसप्रिंट है, इसमें देखो 1, 3 और 4 पे आओ, कथनों पे हमें विचार करना और सत्य पूछा ना, तो इस पे सत्य कौन कौन से, 1, 3 और 4 है। और लोहा, इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लोहा लो चुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय नहीं होता, ठीक है, यहाँ अनु की जगह लो आएगा, वैसे ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने लगभग पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दिया, मन करके करोगे तो देख लो हो जाएगा। और उस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, प्रतिचुंबक, लो चुंबक, अनुचुंबक, सब चीज आती है। प्रतिचुंबक, चुंबक कन जाने से मुंह फेर ले, अनुचुंबक धीरे कने जाऊं ना, और लो चुंबक चिप जावे, ठीक है। आमतौर पर रखे गए खाद्य संरक्षण के रूप में उपयोग में किया जाता है। मुझे पता है थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए, ध्यान रखना।
3 मिनट में 30 क्वेश्चन वो भी याद हो गए आपके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र को किसने खोजा, ये सब कम समय में ज़्यादा कंटेंट है। एग्जाम टाइम पे हम उस बेस से पढ़ा रहे हैं। और देख लीजिए एग्जाम में आप बैठो तो पदार्थ जो आमतौर पर एक खाद्य संरक्षण के रूप में होते हैं, बताओ पदार्थों को खाद्य संरक्षण के रूप में रखा जाता है जो खराब ना हुई, उसमें क्या मिलाया जाता है? सिरका मिलाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। उसमें बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। भाई खाद्य संरक्षणों के रूप में पदार्थ को में क्या मिलाया जाता है वो खराब ना हो, उसमें इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा, बेंजोइक एसिड मिला दिया जाता है। ये बताओ भाई, ओनली सुपर क्यूज पे जबरदस्त शानदार और जानदार क्वेश्चन आ गया। गन पाउडर के मिश्रण में होता है, आपके पास गन पाउडर है, उसमें क्या क्या होता है बताओ? सल्फर होता है, रेत होता है, लकड़ी या कोयला। ऑप्शन नंबर 2 रेत, टीएनटी, पोटेशियम नाइट्रेट। ये टीएनटी मैंने पढ़ा रखा है, टीएनटी लकड़ी कोयला। और ऑप्शन नंबर डी देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर या चारकोल। बताइए गन पाउडर के मिश्रण में होता है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो बारूद बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का। आता है ना क्वेश्चन, आता है बारूद में। तो पोटेशियम नाइट्रेट किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा। क्यों भड़क ले हो इन चीजें? ये इजी है, देखो मैं रहना। बारूद की खोज किसने की? बारूद की खोज किसने की बताओ? आज की क्लास में कम से कम बहुत घने क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। रोजर बेकन ने बारूद की खोज की थी। या बता दो क्लोरोमाइसेटिन क्या है बताओ? एंटीसेप्टिक है। बताइए अवसाद रोधी है, एनाजेलिस है या एंटीबैक्टीरियल है? आया क्वेश्चन है। क्लोरोमाइसेटिन क्या है? फिजिक्स देखो, चुंबक वाला सारा लगभग 30 क्वेश्चन हो गए वो। अब केमिस्ट्री के बीच में बायो के देखो सारा मिक्सअप, कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना रखा हमने। तो जो क्लोरोमाइसेटिन है, जो क्लोरोमाइसेटिन है ना बच्चों, वो क्या है? वो है डी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? जीवाणुरोधी है। निम्न में से कौन अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है? दारू की तुलना में तेजाब कै में ज़्यादा पाया जाओ? मेरी भाषा तो यही कह रही है, तारी भाषा क्या कह रही है वो मैं देखूँ। दारू की तुलना में कौन अधिक अम्लीय है? आर्हेनियस अम्ल, एमाइन, एलाइन या कार्बोक्सिलिक एसिड? राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ये बताओ पेय पदार्थों की बोतलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेय पदार्थ की बोतलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस नहीं पूछा कदे, कार्बन डाइऑक्साइड बता दो। मैं पूछ रहा हूँ जो पेय पदार्थ की बोतल होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बच्चों पेय पदार्थ की बोतलों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोका कोला पीते हो? जी सर पीते हैं। तो खट्टा स्वाद आता है मीठा? बताओ कोई पिलाए तो मीठा, जेब से पिए खट्टा। कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है, किसके कारण होता है? वो होता है फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। ठीक है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बिच्छू के डंक में मेथेनोइक या बताओ फॉर्मिक अम्ल। कई बार मेथेनोइक दे देना तो घबराना मत, घबराना मत।
इसका क्या आएगा, इसका तो आपको पता लग गया, कार्बोक्सिल एसिड आएगा। ठीक है, बहुत, चाय में टेनिन अम्ल होता है, ये तो अच्छा है। आंवला में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। प्याज में कौन सा अम्ल होता है, प्याज में केटिचुइक अम्ल, याद रखना है ना, प्याज में केटिचुइक अम्ल होता है। सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कम क्वेश्चन है ही नहीं। ये बताओ, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं। सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है। याद रखना, वाहनों के धुएं में, ये क्यों सुना हुआ है, दे देना रेस, धुआं फेंक के, तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है वाहनों के धुएं में। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर देखिए, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का के बारे में सुन लो, एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ये सबसे भारी गैस होती है, भारी पूछे तो भारी भी गैस ही होती है, और एक्रिय भारी पूछे तो रेडोन होती है। जो नोबेल गैस में पूछे तो रेडोन, और वैसे गैस में पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ ना, माइंड में बैठा लियो। इतना जो आप हमें इस समय दे रहे हो, इतना ही अच्छा क्वेश्चन तो आप खुद भी नहीं पढ़ पाते साइंस के। ठीक है, सोडा वाटरों की बोतलों में कौन सी गैस, बोतल में अम्ल पूछे तो कार्बनिक अम्ल, और गैस पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड। सारे क्वेश्चन देखो कितने जोर के क्वेश्चन है, जानदार शानदार। ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना। कई बार आता है, और मैंने बता भी रखा है बहुत बार, ये आता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित घर गैस नहीं है, आता है ना। उसकी ट्रिक है ओ मिन्ना, काजल लगाकर आना। देखिए, ओ से ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। का, इस का से क्या बनेगा, कार्बन का से बताओ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, तो ये ट्रिक होती है, ओ मिन्ना काजल लगाना। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ओजोन गैस भी क्या होती है, मीथेन, वो होती है हरित घर गैस, माइंड में बैठा लो। ओजोन गैस हरित घर गैस होती है, मीथेन भी होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, उसको जल वाष्प, ये भी हरित घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर पता लग गया होगा। मैं बहुत से क्वेश्चन करा रहा हूँ कम समय में। द एलिमेंट सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन, बताइए तत्व सिलिकॉन में मौजूद है, बताइए तत्व सिलिकॉन में क्या मौजूद होता है। नमक होता है, रेत होता है, कोयला होता है, और चूना होता है। ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर तो है, अर्धचालक तो धातु तो है। आंसर दीजिए आप लोग। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, भारत की, बेंगलोर विश्व की, मैक्सिको,
सिलिकॉन घाटी है ना, मैक्सिको ही तो है। आज तो बहुत ज़बरदस्त चैप्टर हो गए सारे, और याद भी हो गए। ये इसका क्या आएगा? हाँ, इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा, यानी कि सिलिकॉन होता है। रेत तत्व सिलिकॉन में मौजूद होता है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश वाला सिलिकॉन में कौन किस तत्व में होता है, देखो बच्चों ये बताना। ये देखो एग्जाम वाले एक बॉल पे और सिक्सर लग गया। सिक्सर तो ये लग गया ना, जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बॉल पे जबरदस्त जा रहे हैं, कोई बाउंसर नहीं जा रही, सभी बच्चे बाउंसर पे भी सिक्सर लगा रहे हैं। पीएच मान होता है, एक जलीय घोल होता है, बताइए कौन सा होता है? 12 पीएच मान एक जलीय घोल, जिसका 12 पीएच मान, इनमें से एक ऐसा कौन सा है जो 12 पीएच मान से ऊपर है? बस ये बता दो। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका सी आएगा। सी आएगा इसका, देख लो आराम से देख लो। केमिस्ट्री का इससे एग्जीक्यूशन है ही नहीं पृथ्वी पे। रसायन विज्ञान का सबसे एग्जीक्यूशन यही है। गोबर गैस में मुख्य रूप से शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, मीथेन या एथिलीन। तीनों के बारे में पढ़ा दिया, चौथा आपके सामने है, वही राइट आंसर है। और राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका सी है। सी कौन सा है? मीथेन है। पशु जुगाली करते हैं, पशु जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस है? मीथेन। धान में कौन सी? मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स, CH4 मार्स गैस होती है। इजी है ना? तो गोबर गैस में क्या, कौन सी ज़्यादा, सब ज़्यादा कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन है, सभी आपके सामने है। ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा कंटेंट आप कहीं भी चले जाइए, नहीं मिलेगा बच्चों। ये लो, जानदार और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप। फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना है? एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 11, 21, 31, 41। कमेंट में आंसर देते रहिए। इसमें से क्वेश्चन मैंने देखे थे लास्ट टाइम, तो क्वेश्चन इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। परमाणु द्रव्यमान जरूर पूछता है, कैल्शियम का पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। एटॉमिक मास फॉस्फोरस का, किसी का भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। देखो 30.97, 30.97 कुछ होता है, ठीक है। तो वो तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, कई दिमाग लगा रही 30 पॉइंट कुछ हुआ है, तो कुछ बेटा कैसे, कुछ तो कहा थी वो नहीं, तो इतना कुछ नहीं होता जितना कुछ कुछ सोच रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एक मिनट, इसका राइट आंसर आएगा, लगाऊं? सही बताओ बच्चों, शाबाश। 31। कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान ही बताना है। ये याद रखना, द्रव्यमान होते हैं ना, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उससे डबल, लगभग डबल होते हैं। लगभग बोला, कदे डायरेक्ट खींच दो। देखो कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? 20, और 20 को दुगुणों क्या होगा? 39 पॉइंट कुछ है, नहीं 40। दुगुना तो 40 आएगा, लेकिन मैंने एटॉमिक वे बताया है। समझ में आया? फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी। कैल्शियम का आएगा 40। लो भाई, जो इजी इजी कर रहा था, लो ले लिया मैंने इजी क्वेश्चन। मेरी इच्छा तो नहीं इजी क्वेश्चन लेने की, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो टफ ही बोलूँगा। इसमें से एस्कॉर्बिक एसिड खालिस्तान में मौजूद होता है। चाय में होता है ना, चाय पियो तो खट्टी खट्टी लागे ना चाय। चींटियों में
मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ आंट्स, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट में आंसर दीजिए। स्टडी ऑफ आंट्स, चींटियों का अध्ययन। खट्टे फलों में, तो ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? ये खट्टे फलों में होता है। साइट्रिक फ्रूट में नींबू, संतरा, हरी मिर्च में, याद रखना हरी मिर्च में भी ये होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ आंट, चींटियों का अध्ययन। चाय में कौन सा अमल होता है? फटाफट आंसर दो। चाय में टेनिन अमल होता है। तो स्टडी ऑफ आंट्स मैं लिख देता हूं, चींटियों का अध्ययन। बताओ, मर्मिटोलॉजी, मर्मिटोलॉजी। मर्मिटोलॉजी आएगा इसका। कीड़ी देखते हैं क्या तो मार दो, मार के मिटा दो, तो मर्मिटो। ठीक है भाई। हाँ, इसका राइट आंसर आप देखो, मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है? तो ध्यान रखना, मूत्र के द्वारा ये भी निकलता है और बी भी निकलता है, क्योंकि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, बी, है ना, सी, पी। ए नहीं होता, ध्यान रखना। ए, डी, ई के वसा में होते हैं, और बी, सी, पी, पीबी विटामिन होता है, एस्पिरिडिन बोलते हैं उसको। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए काम आता है ये, एस्पिरिडिन बोलते हैं। ग्रीन वेजिटेबल वगैरह ये भी विटामिन पी के लिए बहुत जरूरी है। तो कोई पूछे ना, विटामिन पी किस में मौजूद होता है? विटामिन पी जल में मौजूद होता है। तो मूत्र के द्वारा कौन से विटामिन बाहर निकल जाते हैं? जैसे कई होते हैं, बिस्लरी पी, बीसीपी जल में होते हैं, बिस्लरी पी तो वॉशरूम जाते हैं, तो मूत्र के द्वारा भी बाहर निकलते हैं। पसीनों के द्वारा पानी पिएंगे, ठीक है ना, तो पसीने आते हैं ना, पसीनों के द्वारा भी कौन से विटामिन बाहर निकलते हैं? बीसीपी। तो मोस्टली तो सी के बारे में पूछता है, कौन सा विटामिन मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है? सी। खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखना। हरी सब्जियों को उबालने से, छील कर धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। हीट के द्वारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। घाव में, किसी का घाव हो जाए, घाव ना तो जख्मी, कहीं ना जख्मी रही, अगर उनको इलाज करना हो तो विटामिन सी आएगा। देखो मैंने आंसर लगा रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बताना जरूरी था। एंटासिड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एंटासिड बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और ये बच्चों इसका ए आएगा भाई। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? ए में पाया जाता है, अवसादी में पाया जाता है। ठीक है, उस दिन मेरे से गलत क्लिक हो गया था, तो मैं क्लियर करने के लिए लाया हूँ ये क्वेश्चन। देखो हो जाती क्लिक में, ये टेक मशीनें हैं। ठीक है, तो मेरे बाद में ध्यान आया कि मैंने थोड़ा क्लिक गलत हो गया मेरे से। तो पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम, इसका राइट आंसर ए आएगा। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गलती तो सुधार तो ली, ऐसी जिद में थोड़ी अड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। देखिए नेक्स्ट देखिए, और बताइए, मुझे बताइए, आप लाइक कीजिए। सुनो, और मैं आपको बताता हूँ आज, अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है, अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाना है, अपने जो टॉपिक कमज़ोर हैं उनको मजबूत बनाना है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम क्यूज पे जुड़िए। पेड कोर्स है। पेड कोर्स कहते हैं, कई बच्चे घबरा जाते हैं। पेड कोर्स फीस है 100 रुपये, और 100 रुपये भी गौशाला की पर्ची, 100 रुपये भी गौशाला की पर्ची कटेगी। आप अपने नज़दीक हिंदुस्तान में आप किसी भी कहीं भी जगह हो, वहाँ की गौशाला की पर्ची ला के फ़ोटो भेज दो, मुझे व्हाट्सअप कर दो, सर हमें ऐड कर दो, हम ऐड कर देंगे। तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हो। नंबर है 9671 747892, 96 71 74 78 92। या फिर एक नंबर और है हमारे 87 081 58 305 78708158 आप 9671747892। आप इनमें हमें 100 रुपये की पर्ची गौशाला की कटवा के आप हमें सेंड कर दीजिए, और हम आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे।
तो बच्चों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास वाकई में ज़बरदस्त है और आप पढ़िए, जो चीज़ नहीं समझ में आए हमने नंबर भी दे दिया, आप हमें पूछ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने हौसले को कायम रखिए और बाज बनिए। बाज की नज़र, बाज जो एक बार एक लक्ष्य को देख लेता है वो उसको लेके रहता है। तो आप भी एक अपने लक्ष्य को देख लीजिए, तो आप भी अपने लक्ष्य पर नजर रखिए और अपनी जॉब को लेके रहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो दोस्तों आपको भी कामयाब होके शोर मचाना है कि हाँ भाई मैं लग गया अपने खानदान में, अपनी रिश्तेदारी में। तो मेहनत इतनी कामयाबी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जय हिंद, जय भारत।